कभी सोचा है कि भारत का इतिहास एक लंबी रिले रेस जैसा है? हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी रेस जो 2000 साल से भी ज्यादा चली। इसमें सत्ता की जो मशाल थी, वो एक राजवंश से दूसरे के हाथ में जाती रही। आज हम इसी रेस की कहानी को समझेंगे कि कैसे हर धावक ने इस दौड़ का रुख बदला। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पर चलते हैं। साल था 322 ईसा पूर्व। ये वो टाइम था, वो लम्हा था जब पहली बार एक यूनाइटेड इंडियन एम्पायर का सपना हकीकत में बदला। अब जरा तेजी से आगे बढ़ते हैं, एक बहुत लंबी छलांग लगाते हैं, करीब 1800 साल की। साल है 1526 और रेस में एक नया दमदार प्लेयर एंट्री लेता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो पूरे खेल को बदलने वाला था। और फिर आता है इस रेस का फाइनल लैप, साल 1947। यहां पर साम्राज्यों की दौड़ खत्म होती है और एक नए देश का सफर शुरू होता है। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं 2200 सालों से भी ज्यादा के इतिहास की। सोचिए, ये सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये तो कहानी है बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने, बिखरने और बदलने की। अब इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है, वो है राजवंश। राजवंश का मतलब सिर्फ एक राजघराना नहीं है, नहीं, ये वो बैटन है, वो मशाल है जो इस लंबी ऐतिहासिक दौड़ में एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही थी। तो ठीक है, चलिए रेस के पहले राउंड में चलते हैं। देखते हैं उन साम्राज्यों को जिन्होंने आने वाली सदियों के लिए, आप कह सकते हैं, स्टेज सेट किया। तो रेस में जो हमारा पहला सबसे बड़ा धावक है, वो है मौर्य साम्राज्य। इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। पहली बार भारत के इतने बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे ले आए। ये अपने आप में एक इतिहास था। जरा इनके स्केल के बारे में सोचिए। करीब करीब 140 साल मौर्यों ने इतने बड़े इलाके पर राज किया। उस जमाने के हिसाब से तो ये एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट थी, है ना? लेकिन देखिए, इतिहास में कोई भी रेस हमेशा एक ही रनर तो नहीं जीतता। इतना बड़ा एम्पायर संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं था। जैसे ही कमजोर राजा आए, मौर्यों की ताकत बिखरने लगी और वो जो सत्ता की मशाल थी, वो एक हाथ में रहने के बजाय कई छोटे छोटे हाथों में बंट गई। और यहीं पर होता है पावर का पहला बड़ा ट्रांसफर। मौर्यों के जाने के बाद शुंग राजवंश ने कमान संभाली और बस यहीं से भारत में रीजनल पावर्स का एक नया चैप्टर शुरू हो गया। इस टाइम पर मैदान में कई बड़े बड़े खिलाड़ी थे। जैसे साउथ में देखिए, चोल अपनी नेवल पावर के लिए मशहूर थे, तो वहीं डेक्कन में राष्ट्रकूट कला और आर्किटेक्चर के बहुत बड़े संरक्षक थे। मतलब इन सब ने सदियों तक अपने अपने इलाकों में दबदबा बनाए रखा, जिससे ये पूरी रेस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। लेकिन इसी सारी उथल-पुथल के बीच नॉर्थ में एक नई पावर उभर रही थी। नाम था दिल्ली सल्तनत। इन्होंने पावर को एक जगह इकट्ठा किया, सेंट्रलाइज किया और अगले महान साम्राज्य के लिए जमीन तैयार कर दी। ये भी कमाल की बात है, 320 साल के रूल में एक नहीं बल्कि 5 अलग-अलग डायनेस्टीज ने राज किया। इससे पता चलता है कि सत्ता का बैटन कितनी तेजी से हाथ बदल रहा था। हाँ, ये अलग बात है कि पावर का सेंटर दिल्ली ही बना रहा। और फिर एंट्री होती है मुगलों की, एक ऐसी डायनेस्टी जो इस रेस में एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखने वाली थी। और उनकी लेगेसी, वो तो आज भी हमारे साथ है। 1526 में बाबर ने इसकी शुरुआत की और मुगल एम्पायर ने 300 से भी ज्यादा सालों तक राज किया। ये आर्ट और कल्चर का एक गोल्डन पीरियड था। लेकिन जैसा कि होता है, हर एम्पायर का अंत होता है। और जैसे ही मुगल कमजोर पड़ने लगे, दूर समंदर पार से एक नई ताकत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। अब रेस में जो अगला खिलाड़ी था, वो कोई इंडियन डायनेस्टी नहीं थी, नहीं, वो थी एक ग्लोबल सी पावर जो इस खेल के सारे नियम हमेशा के लिए बदलने आई थी। ये जो टकराव था ना, वो बड़ा दिलचस्प था। लगभग 100 सालों तक दो दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ जमीन पर अपनी पकड़ खोता हुआ मुगल एम्पायर और दूसरी तरफ समंदर के रास्ते अपनी ताकत बढ़ाती हुई ब्रिटिश पावर। ये पावर का ऐसा ट्रांसफर था जहां बैटन पास नहीं किया गया, उसे जबरदस्ती छीना गया था। तो ये थे हमारी इस ऐतिहासिक रेस के आखिरी शाही धावक। इन्होंने हजारों साल से चले आ रहे डायनास्टिक रूल को खत्म करके एक नए कॉलोनियल सिस्टम से बदल दिया। सोचकर हैरानी होती है ना, कि एक ट्रेडिंग कंपनी ने एक ऐसे एम्पायर की नींव रखी जो 200 साल चला। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अब राजा का पर्सनल रूल नहीं, बल्कि एक ब्यूरोक्रेसी का राज होगा। और इस ब्यूरोक्रेसी का सेंटर कहाँ था? लंदन में।
कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जैसे नए पावर सेंटर्स बने और इसके साथ ही भारत में हजारों साल पुराने डायनास्टिक रूल का दौर खत्म हो गया। तो 2200 साल की इस लंबी रेस के बाद हम क्या सीखते हैं? एक बात तो बिल्कुल साफ है, पावर कभी भी एक जगह नहीं टिकती। चलिए एक बार फिर से इस रेस के मेन चेक पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन एक तरह से हमारी पूरी कहानी का निचोड़ है। मौर्यों की पहली यूनाइटेड पावर से लेकर दिल्ली सल्तनत का सेंट्रलाइजेशन, फिर मुगलों का गोल्डन एरा और आखिर में ब्रिटिश राज। हर रनर ने अपनी एक छाप छोड़ी और अगले के लिए रास्ता तैयार किया। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। साम्राज्यों से लेकर कॉलोनियों तक और फिर राष्ट्रों तक पावर का ये जो लगातार बदलना है, ये हमें हिस्ट्री के पैटर्न के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि हर अंत असल में एक नई शुरुआत होती है। इस पर जरूर सोचिएगा।